कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्ड स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है सास कम थी जो ननंद भी परेशान करने चली आई। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई बेहतरीन कहानी। रविवार का दिन था। आज सुबह सुबह ही सुनंदा जी की अपनी बहू चित्रा से गर्मा गर्म बहस हो गई। दरअसल चित्रा नाश्ते में अंडे बना रही थी तो सुनंदा ने उसे टोक दिया, बहू आज पूर्णिमा है, आज तो अंडे मत बनाओ। फिर क्या था, चित्रा ने आसमान सिर पर उठा लिया। मेरा घर है, मैं जो चाहे बनाऊं। आपकी तो आदत है, हर समय मुझे टोकती रहती हैं। सास बहू की बहस सुनकर सुनंदा का बेटा विनोद भी वहां आ गया और तलखी भरे स्वर में अपनी माँ से बोला, माँ आपको चैन नहीं है क्या? एक रविवार का दिन मिलता है, उस दिन भी घर में कलेश मचाकर रखती हो। देखो अगर तुम्हें रहना है तो शांति से अपना मुंह बंद करके चुपचाप रहो, हमारे कामों में दखल अंदाजी मत किया करो। सुनंदा ने अपने आंसुओं को रोकने का भरपूर प्रयास किया और अपने कमरे में आ गई। फिर फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देख उसके पति घनश्याम जी संयत स्वर में बोले, सुनंदा इतिहास स्वयं को दोहराता है, जो बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए। अब रोने या दुखी होने से क्या फ़ायदा, अपने आप को संभालो। बेटा बहू भी तो स्वच्छंद जीवन जीने की लालसा रखते हैं, उन्हें भी अपने जीवन में अपने बुजुर्ग माँ बाप की दखल अंदाजी पसंद नहीं है, जैसे कभी तुम्हें पसंद नहीं हुआ करती थी। भूल गई तुम? एक दिन भी तुम ससुराल में मेरे बुजुर्ग माँ बाप के पास गांव में नहीं रही थी। तुमने मुझे कितना मजबूर कर दिया था। शादी के 2 दिन बाद ही मजबूरी में मुझे तुम्हें अपने साथ लेकर शहर आना पड़ा, जहाँ पर मेरी नौकरी थी। सुनंदा वह दिन याद आने लगे। सुनंदा को अपनी सास का उनके पास शहर आना बहुत अखरता था। घनश्याम जी अपने माता पिता का एक लौटा बेटा था, लेकिन सुनंदा ने कभी नहीं सोचा कि बुजुर्ग माँ बाप का उनके बाद क्या होगा। वह शादी के 2 दिन बाद ही अपने पति के साथ उनकी नौकरी के स्थल पर आ गई। कभी कभार बुजुर्ग सास ससुर उनके पास कुछ दिन के लिए रहने आते तो वह भी सुनंदा को नहीं सुहाता। उन्हें बात बात पर जलील किया करती थी। सासू माँ 1-2 महीना अपने बेटे के पास रहने क्या चली आती, सुनंदा घर के वातावरण को बहुत कड़वाहट भरा बना देती। मजबूरीवश 1-2 दिन में ही सास गांव वापस लौट जाती। सुनंदा को याद आया जब वह प्रेग्नेंट थी, उसका आखिरी महीना चल रहा था, तो सासू माँ डिलीवरी से कुछ दिन पहले ही उसके पास शहर में आ गई ताकि बहू बेटे को इस समय में अकेलापन महसूस ना हो। घनश्याम ने अपनी बहन को भी बुलावा भेज दिया कि जैसे ही बच्चा होगा वैसे ही मैसेज भेज दिया जाएगा और वह भी तुरंत ही चली आए। सुनंदा को जब यह बात पता चली कि घनश्याम ने अपनी बहन को भी बुला लिया है तो उसने पूरे घर में कलेश मचा कर रख दिया। घनश्याम से बोली, तुम्हारी माँ क्या कम थी जो तुमने अपनी बहन को भी बुला लिया। घनश्याम पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता था। जब उसने देखा कि घनश्याम ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो जिद्दी सुनंदा ने अपनी माँ और बहन को भी मायके से बुलवा लिया। सुनंदा ने विनोद को जन्म दिया तो सुनंदा की माँ हर काम में आगे रहती। छोटे बच्चे को नहलाना, मालिश करना या फिर सुनंदा के खान पान से संबंधित सभी कार्य सुनंदा की माँ और बहन ही करती। सास और ननंद अपने आप को अनचाहा मेहमान महसूस कर रही थी। कुछ ही दिनों में सुनंदा और उसकी माँ ने सास ननंद को गवार का नाम दे दिया। सुनंदा की सास ननंद कोई भी काम करती तो सुनंदा को पसंद ही नहीं आता। वह अपनी माँ के हाथ का दिया हुआ ही खाती और बच्चे को भी अपनी माँ और बहन को ही संभालने के लिए देती। घनश्याम की माँ ने कुछ दिनों बाद इच्छा जाहिर की कि वह गांव वापस जाना चाहती है। बहू की देखभाल के लिए उसकी माँ और बहन ही काफ़ी हैं। घनश्याम चाहते हुए भी अपनी माँ और बहन को नहीं रोक पाया।
क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो सुनंदा से कुछ कहता तो वह बेवजह ही घर में कलेश को बढ़ावा देती। सुनंदा ने मुंह पिचकाकर बेमन से ननंद को थोड़ा बहुत देकर विदा कर दिया। 1 महीने बाद अपनी माँ और बहन के लिए खूब सारी शॉपिंग की। बहन को एक से बढ़कर एक महंगा सूट, वेस्टर्न ड्रेस दिलवाई। घनश्याम का मन यह सोचकर बहुत दुख था, परंतु वह कुछ कर नहीं सकता था। घनश्याम के पिता की मृत्यु के बाद जब उसकी माँ हमेशा के लिए अपनी बहू बेटे के पास रहने के लिए आई तो सुनंदा को नागवार गुजरा। उसने सास का घर में रहना दूभर कर दिया, क्योंकि सास के रहने से उसकी किट्टी पार्टी, रोज रोज के घूमने फिरने, ताश खेलने आदि में खलल पड़ रहा था। सुनंदा ने घर के माहौल को बहुत अधिक कलेशपूर्ण बना दिया। मजबूरीवश घनश्याम ने अपनी माँ को वृद्धा आश्रम भेज दिया। बीच बीच में घनश्याम अपनी माँ से मिलने जाया करता था। उसके हाथ में कुछ पैसे भी रख आता था। इतना सा करके बहू बेटे ने अपनी माँ के प्रति अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली थी। अब समय लौट कर आया था। कुछ सालों बाद घनश्याम की माँ ने वृद्धा आश्रम में ही दम तोड़ दिया और वह सदा के लिए कष्टों से मुक्ति पाकर स्वर्ग सिधार गई। आज इतिहास खुद को दोहरा रहा था। सुनंदा ने अपने बुजुर्ग सास ससुर और ननंद के साथ जैसा व्यवहार किया, वैसा ही व्यवहार आज उनकी बहू उसके साथ कर रही थी। आज सुनंदा को अपनी सासू माँ का दर्द भली भांति समझ आ रहा था। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और घनश्याम जी से बात करके एक निर्णय लिया। उसने अपने बेटे विनोद और बहू चित्रा को कमरे में बुलाया और बोली, यह सच है विनोद कि मैंने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए। तुमने जैसा देखा वैसा ही आचरण पाया। मैंने तो स्वयं ही बबूल का पेड़ बोया है, तो फल भी बबूल के ही आएंगे। मैं आम की उम्मीद कैसे कर सकती हूँ। अब मैं और तुम्हारे पिताजी वृद्धा आश्रम में जा रहे हैं। वहाँ हम निरीह कमजोर वृद्धजनों की सेवा करेंगे, तो शायद हमारे पापों का प्रायश्चित हो सके। यदि तुम लोग चाहो तो बीच बीच में हमसे मिलने आ सकते हो। घनश्याम और सुनंदा जी ने अपना सामान बांध लिया। बेटे और बहू ने उन्हें रोका तक नहीं। घनश्याम और सुनंदा जी वृद्धा आश्रम में जाकर रहने लगे, लेकिन घर में बहू बेटे को जल्दी ही माता पिता की कमी अखरने लगी। एक दिन घनश्याम जी का बेटा वृद्धा आश्रम पहुंचा और अपने माता पिता से माफ़ी मांगते हुए बोला, मम्मी पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं नहीं चाहता कि इतिहास एक बार फिर से स्वयं को दोहराए। जो मम्मी ने दादा दादी के साथ किया वही आने वाली पीढ़ी हमारे साथ करे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ रहें, ताकि हमारे आने वाली संतान को अपने दादा दादी का संपूर्ण स्नेह और संस्कार मिले। विनोद अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम से घर वापस ले आया। चित्रा को भी अपनी गलती का एहसास था। इसके बाद से उसने कभी भी अपने सास ससुर के साथ भद्दा व्यवहार नहीं किया। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपका एक कमेंट हमारे मनोबल को बढ़ाता है और नई नई कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान।